हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम में। और आज हम बात करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन आपकी सीटेड एग्ज़ाम, एमपीटेड एग्ज़ाम एंड अदर स्टेटेड एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। ये हमारा प्रैक्टिस 5 है। जिन लोगों ने प्रैक्टिस 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं सीडीपी के क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना को, सेकंड ऑप्शन है सहयोग की भावना को, थर्ड ऑप्शन है प्रतिद्वंदिता की भावना को और फोर्थ ऑप्शन है तटस्थता की भावना को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग की भावना को। बिकॉज एक अच्छा अध्यापक जो होता है वो विद्यार्थी के मध्य हमेशा सहयोग की भावना को डेवलप करना चाहता है। बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव वे में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल भी बच्चों को डालते नहीं हैं। जो प्रतियोगिता की भावना, प्रतिद्वंदिता की भावना, तटस्थता की भावना एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है बच्चों पर। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका सहयोग की भावना को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, सेकंड ऑप्शन है उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, थर्ड ऑप्शन है वह अत्यधिक संवेदनशील है और फोर्थ ऑप्शन है वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होता है। क्योंकि एक अध्यापक जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो हमेशा संवेदनात्मक रूप से स्वस्थ होना उसका बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि इससे अपने विषय का गहन ज्ञान तो हो सकता है बट उसके मानसिक रूप से स्वस्थ के बारे में बात करते हैं। सो संवेदनात्मक रूप से स्वस्थ यानी कि जो टीचर है वो बच्चे की किसी भी परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपनी संवेदना पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सके, किसी प्रकार का क्रोध या फिर अविश्वास ना जताए और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करे। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है आजीविका कमाना, सेकंड ऑप्शन है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, थर्ड ऑप्शन है पढ़ना एवं लिखना सिखाना, फोर्थ ऑप्शन है बौद्धिक विकास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, बच्चे का सर्वांगीण विकास। क्योंकि शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो आजीविका कमाना भी हो सकता है, पढ़ना लिखना एवं सिखाना, बौद्धिक विकास भी होता है। पर यहाँ पर पूछा गया शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य। अति महत्वपूर्ण यानी कि जो मेन पॉइंट होता है शिक्षा का वो यही होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास यानी कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जा सके। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक के मध्य वह है। तो इसी एक बुद्धि लब्धि के अंतर्गत मापन है, इसे IQ कहते हैं, जो कि इसका एक स्पेशल सूत्र होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये निकाला जाता है। सो ये जो है इसमें एक अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग बच्चों के। तो ये ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, सेकंड ऑप्शन है प्रखर बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है उत्कृष्ट बुद्धि और फोर्थ ऑप्शन है प्रतिभाशाली। तो जो 90 से लेकर 110 तक के जो आते हैं वो है सामान्य बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सामान्य बुद्धि होता है। जो इंटेलिजेंट यानी कि IQ का जो एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है IQ = MA/CA × 100। और यहाँ पर होता है बच्चे की MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकली या फिर उसकी बच्चे की वास्तविक आयु, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिज़ल्ट निकलता है वो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बुद्धि के अनुसार कैटेगराइज किया जाता है। सो 110 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं प्रखर बुद्धि, और उससे अधिक यानी कि 120 से अधिक बुद्धि लब्धि के जो बच्चे होते हैं उन्हें उत्कृष्ट बुद्धि और या फिर सृजनात्मक बालक भी कहा जाता है।
और जो फोर्थ ऑप्शन यानी कि प्रतिभाशाली होते हैं ये 140 से अधिक बुद्धिलब्धि के होते हैं। तो ये बुद्धिलब्धि के क्वेश्चन हमेशा सीटेट के एग्ज़ाम में आते ही हैं, सो आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। सो फर्स्ट ऑप्शन है सभी विषयों का मूल्यांकन, सेकंड ऑप्शन है सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, एवं फोर्थ ऑप्शन है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो यहाँ पर पूछा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो ये जो होता है इसका जो मेन मोटिव होता है यानी कि इसमें व्यापक जो शब्द है इसका मेन अर्थ होता है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, यानी कि बच्चे की स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में जो एवोल्यूशन किया जाता है वही होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पर सतत का तात्पर्य कंटिन्यूअस होता है, इनमें आकलन होते हैं यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट होते हैं, जो कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग के अकॉर्डिंग भी कराया जा सकता है या फिर लर्निंग की ख़त्म होने के बाद भी कराया जा सकते हैं। उसके कुछ अलग तरह के परिमाप होते हैं, सो उन्हें अलग तरह से किसी को वीडियो में देखेंगे हम। तो आगे जो क्वेश्चन है हमारा, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती है कि बच्चों का क्वेश्चंस टीचर उसी समय नहीं दे सकते हैं, सो उस क्वेश्चन को हम कुछ समय बाद दे सकते हैं अच्छे से समझकर और उसे कुछ अच्छे तरीके से समझाने की विधि का उपयोग करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए यानी कि क्यूरियोसिटी कब शांत करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है जब शिक्षक फुर्सत में हो, सेकंड ऑप्शन है जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, और थर्ड ऑप्शन है कुछ समय के पश्चात, और फोर्थ ऑप्शन है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज जब भी बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों को जिज्ञासा होती है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं और उनका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी जिज्ञासा के कारण ही फील्ड होता है। सो जो बच्चों की जिज्ञासा जब वो पूछें तभी उन्हें एकदम परिपक्व कर देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, सेकंड ऑप्शन है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, और थर्ड ऑप्शन है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, और जो लास्ट ऑप्शन है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो है पेडागोजी से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक मेन चीज़ होती है, आप हमेशा पॉजिटिव आंसर को ढूंढिए। सो यहाँ पर आप पॉजिटिव आंसर को किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। जब बच्चे के माता पिता अनपढ़ होते हैं तो उन्हें अंग्रेजी तो पता ही नहीं होगी, तो वो इस तरह से अगर हम अंग्रेजी में उनसे बात करेंगे तो ये बिल्कुल बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आप बच्चों से अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। जब बच्चे को सीखा ही नहीं, उन्होंने कुछ सृजन नहीं किया है, एक्वायर नहीं कर पाए हैं, तो वो इस तरह से बोलने के लिए बाध्य करना ये भी गलत होगा, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात होती है कि, और ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। मातृभाषा में बोलने से रोकना बिल्कुल गलत है। एनसीएफ में भी कहा गया है कि बच्चे को मातृभाषा से रिलेट करके उसके परिवेश के आधार पर ही हम उसको अधिगम का अर्जन करा सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। सो लास्ट ऑप्शन है आप
उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मातृभाषा और किसी अदर एक लैंग्वेज को सिखाने के लिए मातृभाषा का उपयोग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को हम इस तरह से सिखा सकते हैं बायलिंगुअलिज्म के द्वारा, और अंग्रेजी सिखाना है तो उसके लिए मातृभाषा का प्रयोग करना बहुत सार्थक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? फर्स्ट ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सेकंड ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, थर्ड ऑप्शन है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी, इसके अकॉर्डिंग सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं। हर बच्चे में एक अलग तरीके से सीखने की एबिलिटी होती है, कुछ अलग तरीके से उनमें व्यक्तित्व होते हैं, उनके परिवेश अलग होते हैं, उनकी आनुवंशिकताएँ अलग होती है, इसलिए उनकी पसंद नापसंद भी अलग होती है। तो उस बच्चे को सिखाने के लिए अलग अलग विधियाँ भी होती है। तो सब यहाँ का मेन जो पॉइंट बनता है वो है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, और हमारे साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, और इसीलिए तो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के बारे में बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है बोर्ड परीक्षा द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है गृह परीक्षा द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हर परिप्रेक्ष्य में एक बेहतरीन मूल्यांकन होता है। बोर्ड परीक्षा बिल्कुल भी नहीं, गृह परीक्षा भी नहीं, और लिखित एवं मौखिक परीक्षा इस कंडीशन में हो सकती है, बट सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है अगर आपके ऑप्शंस में, तो उससे बेस्ट कुछ ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्वेश्चन से, इस टॉपिक से हमेशा रिलेटेड में एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आता ही है। सो आप सतत व्यापक मूल्यांकन को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन सीडीपी के लिए, और ये आपकी एमपी टेट, सी टेट और अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ टेट एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।